हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज फिर से हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज़ द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोथ फॉर द जुडिशियल एग्जाम्स और LLB एग्जाम्स और प्रैक्टिकल लाइफ। ये टॉपिक काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड यानी कि TIP क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है, कौन कंडक्ट करता है, इसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है, कितने टाइम लिमिट में TIP कंडक्ट की जानी चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या कंपेल कर सकता है फॉर TIP टू समबडी, क्या ये कहीं भी कंडक्ट की जा सकती है, क्या प्रोसीजर है, क्या एविडेंशियरी वैल्यू है, डिले अगर होता है इन होल्डिंग द TIP उसका क्या असर होता है। वील ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस इन आवर टुडेज सेगमेंट, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता क्या है। तो हम लोगों ने पास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेक्शन 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, विच टॉक्स अबाउट द फैक्ट्स विच आर ऑफ द नेचर ऑफ इंट्रोडक्टरी नेचर, एक्सप्लेनेटरी, और या फिर वो फैक्ट्स जो कि किसी थिंग को या किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन फैक्ट्स का जो पॉइंट है, जो एस्पेक्ट है सेक्शन 7 में, उसी का ये प्रिंसिपल है द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक है, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी पर्सन या किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो क्राइम के कमीशन में या क्राइम के कंडक्ट होने में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना, मे बी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन जो है वो स्टेब्लिश की जाती है। तो सिंपल शब्दों में समझे तो TIP एक तरह का टेस्टिंग प्रोसेस है जिसमें विटनेस या फिर विक्टिम बताता है कि क्या वो सस्पेक्ट को पहचान पा रहा है या नहीं पहचान पा रहा है। अब सवाल उठता है कि TIP कब कंडक्ट किया जाता है, यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कब कंडक्ट की जाती है। TIP जो है वो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे कंडक्ट होती है। ठीक है, एंड पुलिस के लिए एक मदद का टूल होता है जो उन्हें क्राइम या क्रिमिनल को कनेक्ट करने में हेल्प कर पाता है, राइट। सो इट हेल्प्स द पुलिस टू कनेक्ट द क्रिमिनल और सस्पेक्ट विद द क्राइम। और जब विटनेस कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट देता है तो TIP में दी गई उसकी आइडेंटिफिकेशन की स्टेटमेंट को कॉरोबोरेट किया जा सकता है। तो उस स्टेज पे इट हेल्प्स द कोर्ट टू एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट ऑफ विटनेस व्हिच ही हैज गिवन इन द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इन कोरोबोरेशन ऑफ द आइडेंटिटी इन द कोर्ट। फिर वो कोर्ट में दी गई स्टेटमेंट और TIP के दौरान दिए गए जो भी उसके स्टेटमेंट थे उनको कोरोबोरेट किया जाता है। TIP उस तरीके से हेल्प करता है कोर्ट की। ठीक है ना। अब हम बात करें कि TIP की हमारे इंडिया में क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वाई TIP इज इम्पोर्टेंट इन इंडिया। तो इंडिया में हम सब जानते हैं कि ट्रायल होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लाइक विटनेस को एक इंसिडेंट की डिटेल्स या अक्यूज का चेहरा 10 साल बाद याद रखना मुश्किल हो सकता है, राइट। ये एक व्यंग्य है बट ये रियलिटी है। तो विटनेस ने क्या देखा, क्या सुना, क्या रियलाइज किया, ये सब कुछ वक्त के साथ ब्लर हो सकता है। वेरी ऑब्वियस, ह्यूमन मेमोरी है, right? So he may not remember when it comes to the court after 10 years. So just to make it better, that he should not forget or his memory should not fade, through TIP, it will be ensured that the statement is taken at the earliest regarding the identification concerned in the crime. ठीक है, तो इसीलिए TIP का मेन पर्पस ये है कि ये इंश्योर करना होता है कि विटनेस की मेमोरी फ्रेश रहे और वो अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जल्दी से स्टेटमेंट दे सके। इसीलिए TIP जो है वो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे कंडक्ट की जाती है, ताकि जब वो TIP की अगर फॉर एग्जाम्पल 10 साल के बाद वो वापस कोर्ट में बुलाया जाता है ड्यूरिंग द ट्रायल और फिर वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं है, तो उसी के जो TIP के स्टेटमेंट्स थे वो उसको दिखाए जाते हैं एंड देन इट रिफ्रेशेस द मेमोरी, इट फ्रेशेस हिज मेमोरी, राइट। तो जब कोर्ट में एग्जामिनेशन होता है और विटनेस से पूछा जाता है कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं, तो तब वो कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं थ्रू दिस रेलेवेंस ऑफ TIP, राइट। अब देयर आर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग TIP। पहला, अगर पुलिस के सामने TIP कंडक्ट की गई है तो उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है, याद रखना। व्हेन द TIP इज कंडक्टेड बिफोर पुलिस इट हैज नो वैल्यू इन एविडेंस। और दूसरी बात, ये पूछा जा सकता है कि क्या TIP रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है, तो आंसर है नहीं। रिकॉर्डिंग ऑफ TIP मैंडेटरी नहीं है लेकिन डिजायरेबल है, यानी कि करनी चाहिए फॉर अ सेफर साइड, दैट्स इट। ठीक है ना। अब अगला सवाल आता है दैट हु कैन कंडक्ट TIP, कौन कंडक्ट कर सकता है। तो जनरल आंसर होता है कि एनीवन कैन कंडक्ट तो कोई भी कर सकता है ना, बट बात यह है कि किसकी रेलेवेंस है, किसकी एडमिसिबिलिटी है या नहीं है। तो बात करें कि क्या प्राइवेट पर्सन रिकॉर्ड कर सकता है। हाँ,
प्राइवेट पर्सन टीआईपी रिकॉर्ड कर सकता है, बट उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है। दूसरा, पुलिस पर्सनल, यानी कि क्या पुलिस रिकॉर्ड कर सकती है? तो यस, पुलिस कर सकती है, एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के द्वारा की गई रिकॉर्डिंग ऑफ टीआईपी हेल्पफुल होती है, बट हाँ, कोर्ट में उसकी कोई एडमिसिबिलिटी नहीं होती है। देयर इज नो रेलेवेंसी ऑफ द टीआईपी कंडक्टेड बाय पुलिस पर्सनल एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तीसरा, मजिस्ट्रेट के द्वारा किए गए टीआईपी कंडक्ट। तो अगर मजिस्ट्रेट के सामने टीआईपी कंडक्ट होती है, आइदर जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तब वो कोर्ट में एडमिसिबल होती है, यानी कि इट कैन बी यूज्ड फॉर corroboration. So to make the TIP admissible in the court of law so that it can be used to corroborate the oral evidence, it must be conducted in the presence of a magistrate. तो ये कहा जाता है that अगर एक टीआईपी एडमिसिबल हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ताकि वो एक ओरल एविडेंसेस को corroborate कर सके, सपोर्ट कर सके, या उसको समझने में, एग्जामिन करने में हेल्प कर सके, तो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट जो टीआईपी है वो मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कंडक्ट किया जाए। एंड वंस टीआईपी इज कंडक्टेड बिफोर मजिस्ट्रेट, ठीक है, देन मजिस्ट्रेट एक इम्पॉर्टेंट विटनेस बन जाते हैं जो कोर्ट को बता सकते हैं फिर कि टीआईपी के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस लिए गए थे, राइट। So this is how we got to know the answer that who can conduct TIP, और किसके TIP के कंडक्ट करने का जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो कैसा रहता है, ठीक है ना। जब विटनेस कोर्ट में आते हैं, यानी कि उसका TIP कंडक्ट हो गया और ट्रायल के दौरान अब उनको कोर्ट में बुलाए गए हैं, और अब वो क्या क्या कहते हैं, यानी कि किस किस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन, विटनेस ने TIP में आइडेंटिफाई नहीं किया था। जब टीआईपी कंडक्ट हुआ तब उसने आइडेंटिफाई नहीं किया अक्यूज को, उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जानता, मैंने इसको नहीं देखा, बट कोर्ट में वो आइडेंटिफाई कर लेता है। ये हो गई पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, विटनेस ने टीआईपी में भी आइडेंटिफाई नहीं किया था, और अब कोर्ट में भी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ही डिड नॉट आइडेंटिफाई द अक्यूज एट टीआईपी एंड इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई हिम बिफोर द कोर्ट एज वेल। ये हो गई दूसरी सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन, विटनेस ने टीआईपी में तो आइडेंटिफाई किया था अक्यूज को, बट कोर्ट में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, या वो डिनाई कर देता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, राइट। तो ये तीन तरह के सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं व्हेन द विटनेस कम्स टू द कोर्ट। Now the question arises that can magistrate give evidence of TIP which was held by him during when accused was identified by the witness। तो अब इन तरह के situations में क्या magistrate अपना evidence दे सकते हैं कि जब उनके presence में TIP conduct हुआ तो उन्होंने क्या देखा, ठीक है, क्या उन्होंने observe किया। तो जो situation 1 और 2 थी कि दोनों ही सिचुएशन में टीआईपी में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। सो इन सिचुएशन 1 एंड 2 देयर इज नथिंग फॉर मजिस्ट्रेट टू कॉरोबोरेट। ऐसा कुछ नहीं है मजिस्ट्रेट के लिए कि जो उन्हें कॉरोबोरेट करना हो। लेकिन इन सिचुएशन 3 वेयर ही सेड दैट ही आइडेंटिफाइड हिम एट टीआईपी, जब वहाँ पे दिख रहा है टीआईपी के रिकॉर्ड्स में कि उसने टीआईपी के वक्त अक्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया था, then in that case magistrate can corroborate the identification of accused suspect by the witnesses। तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट जो हैं टीआईपी के रिकॉर्ड्स के साथ corroborate कर सकते हैं that yes the witness identified the accused at the time of TIP, right। तब मजिस्ट्रेट का जो स्टेटमेंट है वो relevant होगा। समझ में आया that how the presence of magistrate or the evidence of magistrate will become necessary or important in context of TIP। चलिए, now there is one more question here, or it may be asked in the interview that what is the time limit for TIP? TIP को कंडक्ट करने के लिए क्या टाइम लिमिट होती है? तो आंसर है कि कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं होती है। there is no fixed time limit for conducting TIP, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए ताकि विटनेस की मेमोरी फ्रेश रहे, ठीक है, वो फेड ना हो जाए। इट शुड बी कंडक्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल। पता है आपको TIP एक बड़ा ही फेवरेट टॉपिक होता है इंटरव्यूअर्स का। इफ़ यू से इन द इंटरव्यू दैट वो आपसे पूछेंगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, और आप बोल देते कि मेरा एविडेंस लॉ, या अब आप बोलेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो आपसे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की ये छोटी छोटी जो डिटेल्स है ना उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। और आंसर में भी लिखेंगे आप अपना, तो भी आपके आंसर को एक अच्छा वेटेज देगा, और साथ साथ ये छोटे छोटे पॉइंटर्स आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हमारे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को लेके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है जिसमें हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझते हैं कि कैसे कोर्ट ने उन्हें अपहेल्ड किया। पहला केस है राजेश गोविंद जोगेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑफ 2000,
इस केस में टीआईपी कंडक्ट करने में डिले हुआ था. देयर वाज डिले इन होल्डिंग द टीआईपी. और डिले का एक्सप्लेनेशन आईओ के द्वारा यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा ये दिया गया कि मजिस्ट्रेट जो थे वो अवेलेबल नहीं थे इन बॉम्बे फॉर 5 वीक्स फॉर सुपरवाइजिंग द टेस्ट, कि वो 5 हफ्ते से अवेलेबल नहीं थे फॉर सुपरवाइजिंग द टीआईपी. तो इस एक्सप्लेनेशन को कोर्ट ने सेटिस्फैक्ट्री नहीं कहा. कोर्ट ने कहा दिस इज नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री रीजन दैट व्हाई दिस डिले हैज बीन अकर्ड फॉर कंडक्टिंग द टीआईपी. राइट. अनदर केस इज मुरली लाल जीवराम शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. 1997 का केस है और इस मैटर में 2 महीने का डिले हुआ था इन होल्डिंग द टीआईपी. उसमें रीजन दिया ये गया था कि आईओ तो बार बार जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो बार बार मजिस्ट्रेट को लिख रहे थे फॉर सुपरवाइजिंग दिस टीआईपी, बट मजिस्ट्रेट के बिजी होने की वजह से ड्यू टू हिज सम प्री ऑक्यूपेशनल वर्क्स जो है डिले होता गया एंड ही कुड नॉट स्पेयर सम टाइम फॉर दैट. और इसीलिए इस डिले को जस्टिफाइड माना गया दैट देयर वाज सर्टेन प्री ऑक्यूपाइड वर्क विद द मजिस्ट्रेट, देयरफॉर ही कुडंट कंडक्ट और सुपरवाइज द टीआईपी. राइट. द थर्ड केस इज आशा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. 1997 का केस है. इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा दैट होल्ड किया कि अगर एफआईआर क्राइम के तुरंत बाद लॉन्च हुई है और कल्प्रिट्स के नाम भी एफआईआर में लिखे गए हैं तो टीआईपी करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो ये बताइए कि कब ज़रूरत नहीं है, कि जब एफआईआर लॉन्च हो गई विद इन 1 आवर ऑफ द कमीशन ऑफ क्राइम एंड कल्प्रिट्स के नाम भी एफआईआर में दिए गए हैं, इन दैट केस टीआईपी इज नॉट नेसेसरी. ठीक है. नेक्स्ट केस इज जादूनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. 1971 का केस है. तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर प्रोसिक्यूशन ये बोलता है कि विटनेस पहले से अक्यूज को जानता था लेकिन ट्रायल में पता चलता है कि विटनेस एक्चुअली जानता नहीं था, तो टीआईपी करना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है. अदरवाइज तो प्रोसिक्यूशन अपना केस खो सकता है. राइट. सो दिस वाज हेल्ड इन जादूनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टीआईपी को लेके दैट व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ टीआईपी. टीआईपी का क्या एविडेंशियरी वैल्यू है. सो टीआईपी के दौरान जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ना तो सब्सटेंटिव एविडेंस होता है, ना ही वो एडमिसिबल होता है जब तक विटनेस को कोर्ट में एग्जामिन नहीं किया जाता है. राइट. द स्टेटमेंट मेड बाय विटनेस इन द कोर्स ऑफ टीआईपी इज नाइदर सब्सटेंटिव नॉर इट इज एडमिसिबल टिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, टिल द पर्सन हु मेड सच स्टेटमेंट इज एग्जामिन्ड इन द कोर्ट. राइट. इसके साथ साथ याद रखिए कि जो टीआईपी का जो स्टेटमेंट है वो कोरॉबोरेशन या कॉन्ट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. ये इसकी की एविडेंशियरी वैल्यू है. Right. So if a statement was given during TIP to police, then it is hit by section 162 CRPC और 181 of BNSS. Right. अगर TIP पुलिस के सामने कंडक्ट हुई है तो वो सेक्शन 162 CRPC या सेक्शन 181 BNSS के अंडर हिट होगी और कोर्ट में डायरेक्टली यूज नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि पुलिस के द्वारा कंडक्ट की गई टीआईपी की एडमिसिबिलिटी नहीं होती है. द लास्ट केस हियर related to the evidentiary value of TIP is Habib versus State of Bihar of 1972. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि TIP यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एक वीक पीस ऑफ एविडेंस है. इट इज़ अ वीक सॉर्ट ऑफ एविडेंस जब सिर्फ TIP का एविडेंस होता है, वेयर ओनली एविडेंस इज ऑफ TIP. तो प्रूडेंस के रूल के मुताबिक कन्विक्शन के लिए सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए. ठीक है. आप सिर्फ टीआईपी के एविडेंस के बेसिस पे कन्विक्शन नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए. ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपील किया था. ठीक है. तो हमने टीआईपी से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को इसमें कवर कर लिया है एंड दिस इज हाउ दिस टॉपिक इज गेट्स डन. राइट. सो दोस्तों टीआईपी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टूल है जो अक्यूज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, लेकिन कोर्ट के लिए इसका एविडेंशियरी वैल्यू लिमिटेड है. हमेशा याद रखिए टीआईपी अलोन कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, इट इज ओनली अ सपोर्टिव एविडेंस. राइट. ऑल्सो टीआईपी जितना जल्दी कंडक्ट हो और कोर्ट के सुपरविजन में होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी कोर्ट में स्ट्रांग रहेगी. ठीक है. तो चाहे जुडिशरी एग्जाम्स हों या प्रैक्टिस में अगर टीआईपी की एविडेंशियरी वैल्यू, प्रोसीजर या केस लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कॉन्फिडेंटली मैं मानती हूँ टैकल कर सकते हैं. राइट. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो क्या करेंगे, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएंगे हमको कि लेक्चर एंड नोट्स कैसे लगे. और ऐसे ही लीगल टॉपिक्स, जुडिशियल टॉपिक्स के लिए लॉ वीटा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. हैव अ गुड डे. बाय बाय.